ओके, सो हमने बात करी थी पिछली क्लासेस में कि हमारी जो जी की वैल्यू है और कैपिटल जी की वैल्यू है ये वेरी करती है, और ये चीजें जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, ये हमारे लिए बिल्कुल एक फिक्स क्वांटिटी में रहता है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि स्मॉल जी इज बिकॉज एक्सल इज द वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी। तो जब हम स्मॉल जी की बात कर रहे हैं तो स्मॉल जी हमारे लिए एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज यहाँ पर हमारा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। बट इन केस ऑफ कैपिटल जी इट इज अ ओनली स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पर हमारा मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन ओरिएंटेशन नहीं। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में अगर हम बात करें तो हम बात करते थे ये इक्वेशन हमारी कब एप्लीकेबल होती थी, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा लीनियर मोशन में मूव करता हो। ठीक है जी, लीनियर मोशन। पर जब कोई चीज ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में सिर्फ ऊपर से नीचे आ रही हो तो वो भी तो एक लीनियर मोशन को ही इंप्लीमेंट करेगी, यानी कि उस कंडीशन में भी ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर से नीचे ही आ रहा है, ये भी एक तरीके का लीनियर मोशन हुआ। सो v इक्वल्स टू u प्लस at जो है वो हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें हो जाता है, यहाँ पर सिर्फ एक्सेलरेशन जो है ये अपनी जगह बदल लेता है, और ये एक्सेलरेशन हमारा बदल के किसमें बदल जाता है, g में, कैपिटल स्मॉल g में। ठीक है जी। अब इसी स्मॉल g को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो यानी कि एक्सेलरेशन को ही हम केवल रिप्लेस कर देते हैं स्मॉल g से। सो s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर बन के हुआ s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर ये चीज हो गई v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। h क्यों हुआ, बिकॉज मतलब जिधर भी a था उधर g। हाँ जी, यहाँ पर s क्या था हमारे लिए, डिस्प्लेसमेंट था, बट यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट बदल के किसमें हो गया, h में, क्योंकि हम वर्टिकली काम कर रहे हैं, हालांकि कर तो सीधे लाइन में ही रहे हैं बट वर्टिकली कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली की बजाय। क्लियर है मेरी बात? यस क्लियर। बात करें तो हमारी स्मॉल g है, इसकी वैल्यूज कैसे वेरी करती हैं और कैसे घटती या बढ़ती हैं। ठीक है जी, चलिए ये है हमारी मदरलैंड अर्थ। सो ये हुआ इसके लिए क्या है, इसका रेडियस। जैसे जैसे हम इस रेडियस से बाहर जाते जाएंगे इस पॉइंट की तरफ, हमारे g की वैल्यू डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन होगा वो इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। अच्छा, इस पॉइंट के बाद अगर हम वापस नीचे जाने लग जाए, अर्थ के अंदर जाने लग जाए, अगर सपोज गड्ढा खोद के हमने अंदर की तरफ जाना शुरू कर दिया, तो इस पॉइंट पर जाने के बाद यहाँ पर भी हमारा g जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो क्या हो जाएगी, मेरी वैल्यू जीरो। यानी सेंटर पे जाएंगे तो भी जीरो, सेंटर से दूर जाएंगे तो भी डिक्रीज होगी, और यहाँ पर जाते इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे जी अगेन क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। यानी एक ऐसा डिस्टेंस जहाँ पे किसी तरह से कोई इन्फ्लुएंस ना रहे ग्रेविटी का, तो वहां पर जाने के बाद भी वो क्या हो जाएगी, जीरो, और सेंटर की तरफ जाएंगे तो भी वो क्या हो जाएगी, जीरो। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो भी जीरो, दूर जाओगे तो भी डिक्रीज होगा, सेंटर की तरफ जाओगे तो भी डिक्रीज होगा। तो अब सवाल ये है कि ये मैक्सिमम कहां पर होगा। हाँ जी सर, अंदर के पैरामीटर्स पे, अर्थ के अंदर, एट द सरफेस। यहां सरफेस पे ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, सबसे परफेक्ट वैल्यू। क्यों? क्योंकि यही पॉइंट ऐसा है जहां पर हमारा जी ना हम उससे दूर जा रहे हैं ना हम उसके पास जा रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? यस सर। यस सर। सो आगे बढ़े। सही यस। यस सर। अच्छा, अब ये जो कंडीशन थी यहाँ पर प्लस जी और माइनस जी दोनों के बारे में बात करते हैं। प्लस जी वैल्यू कब देगा और माइनस जी वैल्यू कब देगा। ध्यान रखना, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट विल मूव डाउनवर्ड, तो हमेशा कैसे देगी वैल्यू, प्लस जी। क्लियर है मेरी बात? क्यों होगा ऐसा? क्योंकि एक्सेलरेशन ठीक उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स खींच रहा है उसे, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। सही यस जी यस सर। बट जैसे ही हम अपोजिट जाना शुरू करेंगे, नीचे से ऊपर की जाने की तरफ बात करेंगे, तो हमारी
जो g की वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, नेगेटिव g में। क्यों? सर हम फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। क्योंकि तब हम फोर्स के अगेंस्ट जा रहे होंगे। लाइक फ्रिक्शन के बारे में हमने बात करी तो हमने ये कहा था दैट फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी अ नेगेटिव वैल्यू। फ्रिक्शनल फोर्स जो होंगे वो हमेशा एक नेगेटिव फोर्स काउंट किए जाते थे। क्यों ऐसा कहा जाता था? बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट काम करते थे, जबकि जो नॉर्मल फोर्स जो हम इंप्लीमेंट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो अनबैलेंस फोर्स रहते थे और वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू के तौर पे काउंट किए जाते थे, जनरल भाषा में अगर बात की जाए तब। ठीक वैसे ही जब g की वैल्यू अगर ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, फ्री फॉल में गिर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तब g हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। बट अगर नीचे से ऊपर जाना शुरू हुआ कोई ऑब्जेक्ट तो मेरे g की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाँ जी, जब नीचे से ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगी मेरी वैल्यू किसमें, माइनस में। ठीक है। अब कहानी शुरू करते हैं आगे की। अच्छा, इसके बीच के कोई एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन में? यस सर है। मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। सर टेकन। 1 मिनट। ठीक है जी, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे जी। सर सॉल्व करेंगे ना अभी? बिल्कुल बिल्कुल। न्यूमेरिकल वाला। स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बताइए साहब, कोई डेफिनेशन दीजिए इसकी। सर आप न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहे थे? बताऊं? हम थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, हम करेंगे न्यूमेरिकल की। थ्योरी लिख नहीं रहे बट हम डिस्कस तो सभी कुछ करेंगे ना। हाँ जी बताओ राठौर साहब। Gravitation is the force of attraction between two objects. It is directly proportional to the weight of the object and inversely proportional to the Masses, square not of the the weight. distance. Not the weight. Masses. Masses, and it's inversely proportional to the distance between, and it inversely proportional to the square of distance between them. ठीक है, काफी हद तक ठीक है। ठीक है जी, तो F इक्वल टू मेरे लिए क्या निकलता था, G m1 m2 r स्क्वायर। ठीक है जी, ये जो बात हमने आपको पढ़ा है दैट F जो होता था ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो G होता था m1 m2 by r स्क्वायर। वेयर G क्या होता था दैया साहब? यस सर। सो गया ये जहां, सो गया आसमां। तुम दोनों की कुछ मिली जुली सरकार रहती है क्या? नहीं, यस सर, मेरा नेटवर्क इशू आ रहा है। एक आता है तो एक जाएगा, दूसरा आएगा तो फिर आप तू चला जा, तो ऐसे कुछ पैटर्न बना के रखते हो। नो सर, मेरा तो नेटवर्क इशू आ रहा है। जी क्या होता है, कैपिटल जी? सर मैं बताऊं? एम आई ऑडिबल? अरे बहुत जोर के ऑडिबल हो सर, बताओ तो सही, ज्ञान की बात करो। कैपिटल जी। क्वेश्चन पूछते सारे नेटवर्क सब सैटेलाइट एकदम से सब ध्वस्त हो जाते हैं एकदम से। हाँ जी निश्चय साहब, व्हाट इज कैपिटल जी? सर डिफरेंस बताना है मतलब, या फिर बस ये बताना है कैपिटल कैपिटल जी क्या होता है? सिर्फ कैपिटल जी के बारे में पूछ रहा हूँ। कैपिटल जी होता क्या है? जी फॉर गॉड होता है, लिख दो ना ये बात, जी फॉर गॉड। गॉड माने देवता। सर कैपिटल जी, सर नो, कैपिटल जी वो होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं उसको। वो सर वो ग्रेविटेशन, सर मतलब वो वैल्यू होती है जो ग्रेविटेशन पुल होता है ना, उसकी वैल्यू होती है वो। कुछ भी बोल यस दो सर। भगवान ने मुख दिया है, ऐसा थोड़ी लग रहा है बोलने का। हाँ जी राठौर साहब। सर उसका फॉर्मूला बताना है, वैल्यू सर। आप फॉर्मूला भी बता के दूंगा बारे में बताइए कि ये होता क्या है बेसिकली। सर फिर f रेडियस स्क्वायर अपॉन m1 m2। हमें जरूरत क्यों पड़ी इसकी, इस कैपिटल जी की? हमें इस कांस्टेंट की जरूरत ही क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स।
नहीं समझ में आई अभी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो फोर्स हुआ। बताओ जी आहाना मैम। The capital G is gravitation, universal gravitation constant होता है। क्यों जरूरत पड़ी हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की? क्योंकि सर जो ग्रेविटी होती है वो तो अर्थ की मेजरमेंट के लिए होती है, मतलब अर्थ तक ही रहती है। बिकॉज जो फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मासेस के। फोर्स था इनवर्सली प्रोपोर्शनल था हमारे उनके स्क्वायर उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। बट हमने कहीं पे भी उन प्रोपोर्शनैलिटी को हटा, उस प्रोपोर्शनल उन्हें प्रोपोर्शनल बोला, हमने कहीं पे भी उन्हें इक्वल नहीं बोला। उसको इक्वल बनाने के लिए हमें कैसे कांस्टेंट की जरूरत थी जो उनको इक्वल कर सके। सो इसलिए हमने एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू रखी वहां पर। समझ में आई मेरी बात? ये डेफिनेशन नहीं थी इसकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। बिकॉज इट्स अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, हम उसको इक्विवेलेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए जी तो नेक्स्ट फिर क्वेश्चन। फॉर्मूला लिखना नो, कैपिटल जी की अगर बात पूछी जाएगी तो आप फॉर्मूला क्यों लिखोगे? ये लिखेंगे ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑब्जेक्ट्स मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द कैपिटल जी के बारे में आप ये लिखोगे दैट कैपिटल जी इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है जी? ओके सही है। अच्छा सर ओके सर। जो काम करता है स्केलर वेक्टर कांस्टेंट, मास वो काम करता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब उनका यूनिट मास हो और उनके बीच का डिस्टेंस भी यूनिट हो। 1 मीटर का उनका डिस्टेंस होना चाहिए, 1 केजी का उनके मासेस होने चाहिए दोनों ऑब्जेक्ट्स के। बात समझ में आ रही है? सर अगर ज्यादा हुए तो भी काम करेगा, बट आइडियली हमने जो फाइंड आउट किया इसकी वैल्यू वो हमने 1 केजी के लिए फाइंड आउट कर रखी है। ओके चलिए, write the formula to find the magnitude of the gravitational force between earth and an object on the surface of the earth। तो यही जाएगा हमने जो लिखा हुआ है F is equal to G m1 m2 r square। सही है सर इधर m1 मास, वो m1 अर्थ का मास m1 हो जाएगा m2 mass of the object and m2 हो जाएगा mass of the earth। ओके सर, क्लियर है? ओके, यस सर। what do you mean by free fall? सर फ्री फॉल तो उसमें भी होता है ना, हेलीकॉप्टर से कूदते हैं जब, उसको भी तो फ्री फॉल ही बोलते हैं। वही होता है फ्री फॉल। अब उसको डिफाइन कर दीजिए बस। हाँ जी दैया साहब। यस सर। सैटेलाइट में पेट्रोल डलवाओ, सैटेलाइट थोड़े ठीक से काम करें आपके। वो सर पता नहीं आज ही क्यों नेटवर्क इशू आ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना बेटा मैं, इसलिए हो रहा है बेटा ऐसा कोई। सर यस नो फ्री फॉल तो बेसिक वही हो गया ना, जब आप मतलब किसी ऑब्जेक्ट से नीचे गिरते हो ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आप नीचे आ रहे हो। बिल्कुल। falling of an object motion due of to any gravity. object in the influence of gravity, only gravity। सर छोटी सी किसी हाइट प्रकार पे का उसको कोई भी free इंजन, fall कोई बोलेंगे। पंप, कोई थ्रस्ट या कोई प्रेशर उस पे काम ना कर रहा हो, तब उसे क्या कहेंगे? फ्री फॉल। जब कोई चीज सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ऊपर से नीचे गिर रही हो, उसी को क्या कहा जाता है? फ्री फॉल। फ्री फॉल। गेटिंग इट और नॉट? यस सर। फ्री फॉल, मुक्त पतन, हिंदी में कहते हैं मुक्त पतन। जब कोई चीज बिना किसी कैरियर, मुक्त पतन। में जब उतरते हैं ना एरोप्लेन से, उसमें भी यही होता है फ्री फॉल। जब कोई चीज बिना किसी बैरियर के, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी थ्रस्ट के नीचे गिर रही हो सिंपली। ठीक है जी? चलिए अगला क्वेश्चन। What do you mean by acceleration due to gravity? So is am I audible? Yes sir, you are highly audible. हाँ जी, next question. So the acceleration acquired by a body falling freely towards the earth is called acceleration due to gravity. It is donated by कितना अच्छा पढ़ते हो यार आप, समझा दीजिए इस बात को एक बार। सर जब सर किसी बॉडी को सर फ्री फॉल करने के लिए सर एक्सेलरेशन। दोबारा पढ़ दीजिए वही स्टेटमेंट, दोबारा पढ़ दीजिए।
The acceleration acquired by a body falling free towards the earth is called acceleration due to gravity. It is denoted by small g. डोनेटेड नहीं, डिनोटेड। Yes sir, वही sorry sorry. कोई बात नहीं, Denoted. होता है। डोनेटेड नहीं, डिनोटेड। अब भी कह रहा हूँ डिनोटेड। Sir denoted ही कह रहा हूँ। अब इसको समझा दीजिए सर, हिंदी में एक बार थोड़ा सा समझा दीजिए, मेरे को इंग्लिश थोड़ी कम आती है। गूगल ट्रांसलेटर अप्लाई करने लग गया क्या? नहीं सर, खुद से ट्रांसलेट सर कर रहा एलेक्सा हूँ। आ गई अब तो। रिक्शा आ गई? सर एलेक्सा कहता है। अलेक्सा आ गई, अच्छा मुझे लगा रिक्शा आ गई अब तो सर। तो अलेक्सा बड़ा तुम्हें हिंदी में बात करती हुई। अलेक्सा हिंदी में तो जब बात करते थे तो उसकी सेटिंग कैसे भी कर सर अमिताभ बच्चन की आवाज में बात करने लगी वो, अब आप क्या बात कर रहे हो? हाँ सर तो बच्चन के बारे में बात बांग्लादेशी करने में लगी। तो बता देगी। यस सर, अमिताभ सर बच्चन ये की। बातें क्रॉप करवा देना प्लीज। नहीं अरे ऐसे कैसे क्रॉप करवा लेना, सब चलेगा। अलेक्सा के बारे में सब कुछ पता, बस स्मॉल जी के बारे में नहीं पता। अलेक्सा के घर का एड्रेस पर कुछ सर मुझे पता है सर। हाँ जी मुझे हाँ जी पता हाँ है। जी बताइए। मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। सर पॉज कर सर दूं पहले? फ्री फॉल होने के टाइम पे सर, जब बॉडी को जो एक्सेलरेशन एक्वायर होती है सर अर्थ पे, फ्री फॉल सर होने के अब लिए। ये तो सही बता रहे हैं कि जब कोई मैं ऑब्जेक्ट बताऊं? फ्री फॉल में नीचे गिर रहा होता है तो वो जो एक्सेलरेशन एक्वायर करता है उसी को क्या नाम दिया जाता है? सर स्मॉल जी सर, सर, ड्यू small टू g। ग्रेविटी। सर अच्छा, उसकी एक और कांस्टेंट नहीं होती ना, वो बदल सकती है ना। वेलोसिटी होती है जिसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। आपने कभी नोटिस किया है कि जो ये जो स्काई पैराजंपर्स होते हैं, जब ये ऊपर से कूदते हैं हवाई जहाज वगैरह किसी पहाड़ी चट्टान Yes, या sir. किसी से भी, सर आपने बताया तो- भी था ऋतिक रोशन के बारे में ऐसे ही। ऋतिक रोशन याद रह गए बाबूजी को। सर डाटा आ गया अब। तो जब ये ऊपर से नीचे गिर रहे होते हैं तो फाइनली इनकी एक पॉइंट पर आकर वेलोसिटी जो होती है रुक जाती है, मतलब उससे ज्यादा नहीं हो पाती। ये 300 कुछ पर किलोमीटर पर आवर समथिंग कुछ होती है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद, बट उस स्पीड के बाद उनकी स्पीड बढ़ना बंद हो जाती है, मतलब उस स्पीड पे आके वो फिर अटक जाते हैं, फिर उसी स्पीड से नीचे गिरते रहते हैं। दैट वेलोसिटी, पर्टिकुलर वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। बात समझ में आई? यस Yes. सर। जब वो गिर रहे होते पर ये तो फ्लूइड में नहीं होती। यस सर, सही कह रहे हो आप। फ्लूइड्स में भी होती है जब एयर इज आल्सो अ फ्लूइड, वो भी है। भाई, एयर सही भी कह तो रहे हो अपना आप, एक फ्लूइड मैंने ही है ना। वही अगर हम कह रही हूँ मैं, air की एयर इज बात- आल्सो अ फ्लूइड। तो सर Fluid वैक्यूम तो- में नहीं होगी ना ये? वैक्यूम में नहीं होगी। ओके, वैक्यूम में तो सारे मैंने एक ही देखा उससे है सर गिरते हैं। ऐसा। सर ठीक है जी। सर सबसे अच्छा एग्जांपल है ना। हवा में आते आते ही सर्कस करने लग जाते हैं, हाथ मिला रहे हैं, पैर Yes, जोड़ sir. रहे हैं, कुछ कर रहे होते यस हैं। सर। तो वो कब भी सारे होता है सर्कल कि उस किधर भी टर्मिनल चले जाओ। वेलोसिटी की वजह से कर रहे होते हैं। अगर ऐसा ना होता, आपने कभी नोटिस किया है कि भाई ऋतिक रोशन तो पहले कूद गया, उसका मित्र पहले भी हवाई जहाज में भी नाटक कर रहा होता, फिर भी बहुत देर बाद कूदता और फिर भी बराबर पे कूदते हैं दोनों के दोनों। यस सर, पता नहीं ऐसा क्यों होता है? सर, क्या पता जो उसका दोस्त मैक्सिमम उससे एक मोटा वो हो, भारी स्पीड हो। अटेन करते हैं सर वो उसकी इक्वल सर होगी। स्पीड एक जगह पे आके सर रुक जाती इसका है। एक रीजन तो टर्मिनल वेलोसिटी भी है। ऋतिक रोशन जब कूदता है तो वो धीरे धीरे जाके उस टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन करता है और उस पे स्टेबल हो जाता है, और वो बंदा जब दूसरा लास्ट वाला बंदा जब कूदता है उसमें, तो वो धीरे धीरे जाने के बाद उस लेवल तक पहुंचता है और फिर गिरना शुरू करता है। एक छोटा सा रीजन कह सकते हो, बट इसका मेन रीजन क्या है कि वो अपना सरफेस एरिया को कम करके वो क्या करते हैं, हाथों को ऐसे दबा लेते हैं, सर के बल कूदने लगते हैं तो और तेज गिरने लग जाते हैं। जब सरफेस Yes, एरिया को sir. बढ़ा लेते हैं तो उनकी स्पीड थोड़ी सी घट जाती है बिकॉज ऑफ द एयर ड्रैग, एयर रेजिस्टेंस। तो जब एरोप्लेन में से लैंड करते हैं ना फ्री फायर वगैरह में, तो वो ऐसी ऐसी यस जाता है, सर, मैंने बिल्कुल भी डाइव देखा है करता है। सर। सर बीजीएमआई में सर स्पीड भी लिखे Yes, आते हैं sir, सर, yes, sir, 233 बिल्कुल। फास्ट होती है, सर 235। ऑल्टीट्यूड भी लिखा हुआ आता है। यस सर। बहुत अच्छा हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो रही है बातें सारी, मजा आ रहा है। नो सर, चलिए सर आप एडिट मत करना, तो कट अब कर एडिट देना। मत सर मैं करना। कर दूंगा। सर पर एग्जांपल भी मिल जाएगा सर, वॉच जो देख रहे हैं वीडियोस। चलिए अब शुरू करें, कांसेप्ट पे आ जाएं। इसका Yes, स्क्रीनशॉट sir, लीजिए सर। definitely. सर टेकन। सर टेकन।
Taken, sir. taken. टेकन। चलिए So yes. अब बात कर रहे हैं मास एंड वेट के बारे में। कोई बता सकता है, कोई आइडिया? सर सर मास और वेट का डिफरेंस मुझे ज्यादातर समझ नहीं आता, पता नहीं, इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहती Sir, है। is क्या है? सर मुझे में भी ग्रेविटी मैं आती बताऊं? है, एक में नहीं आती। सर मैं बताऊं? हाँ जी बताओ। सर मैं सर भी वेट बताऊंगा। हमेशा अर्थ पे ही मेजर किया जाता है सर। वो जब हम यूनिवर्स में आ जाते हैं तो उसको यूज नहीं किया जा सकता सर। पर मास Sir, में यूनिवर्स में ग्रेविटी हमेशा नहीं मास सर होता है। Yes, ma'am. क्वांटिटी ऑफ प्रोग्राम में मैटर, और सर क्या नाम है, वेट quantity of- की फोर्स की तरह मीन्स न्यूटन है। सर क्वांटिटी ऑफ अ मैटर, सर क्वांटिटी किसी भी मैटर की क्वांटिटी को सर बॉडी की सर मास बोला जाता है उसे। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। चलिए मास और वेट, पहले इसको समझ लेते हैं होता क्या है जी। ठीक है जी। मास मतलब क्या है? मास मतलब है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी चीज में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो होता है उसका मास। सही है बात, गलत है? सर सही है। Yes, sir. So yes. और जो वेट होता है, वेट जो है वो एक फोर्स है, वो एक फोर्स है जो कि वो ऑब्जेक्ट धरती के सेंटर की तरफ लगा रहा है। भाई हम धरती पे खड़े हैं तो हम, हमारा कुछ वजन है ना, और वो वजन हम नीचे की तरफ लगा भी रहे हैं। मैं सपोज आपके कंधे पे चढ़ के खड़ा हो जाऊं तो आपको एक फोर्स फील होगा अपने कंधों पे, शोल्डर्स पे, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, आप अगर sir. कोई ऑब्जेक्ट अपने सर पे रख लो तो आपको फील होगा कि आप एक वेट कैरी कर रहे हो, एक फोर्स कैरी कर रहे हो। और अगर वो वेट कहीं दूर से फेंक के मार दिया जाए, एक भरा हुआ बैग, बुक से भरा हुआ बैग सर पे आप जा रहे थे और छत से फेंक दूं आपके सर पे, तो कैसा लगेगा? हो जाएगा। पर चोट बुलेट लग की तरह जाएगी। काम करेगा वो तो। एमपी दिवाली हो जाएगी बिल्कुल उसी टाइम। ठीक है जी। सो ये जो चीज है वेट, वेट इज व्हाट? वेट इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट लगाता है। वाइल मास क्या है? मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। मास जो है वो हमारा क्या ऐसा होना चाहिए? वो तो हमारा सब फिक्स होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि अर्थ पे अलग अलग जगहों पे जाएं तो हमारी जी की वैल्यू बदलती है। यस बात सर। सही है गलत है? सर सही और है। वो जो जी की वैल्यू अगर बदल रही है, घट या बढ़ रही है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? उसकी वजह से हमारा वेट बदल सकता है यस सर। भाई, क्योंकि वेट तो ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी की वजह से लग रहा है ना। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं, लिखवा देते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सर मास की एसआई यूनिट केजी होती है। या सर, और वेट की न्यूटन। The quantity of matter contained in an object is known as mass. जबकि वेट क्या है हमारे लिए? हाँ जी, Sir, a force applied. यस सर। object is attracted सर अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। towards the earth. सर Yes. जब हम वेट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम ग्रेविटी इंक्लूड करके कैलकुलेट होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। और मास में नहीं होता। हलवा बन गया। नहीं, अब देखो मास तो क्या है हमारे लिए? मास तो हमारे लिए मास ही है, सिंपल। पर ये जो चीज है, ये जो चीज F होती है, F इक्वल्स टू मेरे लिए क्या होता था? ma। हम बचपन में पढ़कर आए हैं, यस और नो? यस सर। पिछले चैप्टर में पढ़ा हमने। सो ma, और यही चीज जब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो जाए तो ये F इक्वल्स टू mg हो जाता है। सही है बात, गलत है? यानी कि ये जो है ये m क्या है? m मास है इसका।
तो यानी ग्रेविटी जो है, वेट जो है, वो अपने अंदर ऑलरेडी मास कंटेन कर ही रहा है, मास तो उसके अंदर होगा ही होगा, साथ में उसके अंदर ग्रेविटी भी मल्टीप्लाई करेगी तुम्हारी। क्लियर है मेरी बात? यस यस सर। सर, क्लियर है। Yes, तो sir. सर ये W हो जाएगा ना F की जगह, मतलब वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यस डालो सर, weight, भाई वेट जो है वो एक फोर्स ही तो है। अच्छा, अब इसके लिए Yes. यूनिट की बात की जाए तो यूनिट इसके लिए क्या हो जाएगी मेरी? सर kg। केजी, kg. केजी, SI यूनिट केजी। और यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? न्यूटन, न्यूटन। न्यूटन सर, फोर्स की यूनिट क्योंकि न्यूटन होती फोर्स की यूनिट तो हमेशा क्या रहनी चाहिए? न्यूटन रहनी चाहिए ना। या है। यस यस सर, सर। सर फिर हम ये क्यों बोलते हैं कि हमारा वेट इतने केजी है? हाँ हाँ, अब ये हमको तो मास ये बोलना चाहिए ना। एक यस बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में मास को वेट से डिनोट कर रहे होते हैं। एक्चुअल में हम अपने सर आम तो जब हम बोलचाल की जैसे भाषा में हम वेट से डिनोट कर रहे होते हैं, जो हम लिख देते हैं। आप जितने भी चीजों को उठा के देख लो, नेट वेट इज इक्वल्स टू 10 kg। कोई चीज अगर केजी में है तो वो हमेशा मास है, वो वेट नहीं है। ये साइंटिफिक मतलब सर वो तरीका है, मास, बट वही है कि लोग उस चीज के लिए अवेयर नहीं है, या साइंटिफिकली उस चीज को हम मतलब जनरल भाषा में उसको नहीं इस्तेमाल करते, इसलिए हम वेट को अपना मास की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। सर पर फिर सर वैसे वेट ग्रेविटी तो मेजर हम किया पे जा तब भी सकता लग है? रही होती है जब हम वेट मेजर करते हैं, तो हम उसे मास मेजर करते हैं मतलब। वेट और मास नापने के जो तरीके हैं ना, वो अलग अलग होते हैं वैसे तो बेसिकली। आपका जो जनरल वेट भी नाप तराजू सकते होता हैं? है, आप जब बाजार जाते हो, सब्जी लेते हो या फ्रूट्स लेते हो, तो वो फ्रूट्स कैसे मेजर किए जाते हैं? सर वो MKG। तराजू होता है उनके पास। सर एक के तरफ ऊपर सर लिखा बाट हुआ रखा आता है जाता इतने है, केजी है। दूसरी तरफ सर ठीक है, वो रखा तो जाता है। तराजू होता है, वो तराजू कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कि भाई यहाँ पे एक चीज थी, यहाँ पर एक सर चीज पर थी, फ्रूट्स तो डिब्बे में पैक होके आते हैं ना। ये होते हैं। अब तो डिजिटल आने लगे हैं, पर ये जो चीज थी, यहाँ पर जब आपने एप्पल्स रखे तो आपने किस साइड क्या रखा? वेट, वेट, नो, सर वेट। मास। मास मास, रखा। मास। आपने यस 1 सर, किलो यस 1 सर, केजी का वेट मास रखा उसका। बात समझ में आ रही है? तो आप इसका कई लोग रिलेटिवली ईंट भी रख देते हैं। आपको इसके वेट से मतलब ही नहीं है, आपको इसके मास से मतलब है। आप इसके रिलेट में कर रहे हो कि भैया हमारे 1 किलो का जितना बाट होगा, ये हम उसके रिलेटिवली लेंगे। अब वो बाट चाहे हल्का हो चाहे भारी हो, जैसा मर्जी हो। आप हम तो सिर्फ कांटा देखते हैं बीच में, बीच की निडल कहा जा रही है, बीच की निडल इधर उधर है, तो भैया एक एप्पल और डालो ना। यस सर, ठीक है यस। जी। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है दैट वी आर कैलकुलेटिंग द रिलेटिव मास हियर। इसके रिलेट में काउंट कर रहे होते हैं एप्पल्स का मास। बात समझ में आ रही है? इस वाले मशीन से हम कभी भी वेट मेजर कर ही नहीं रहे होते हैं एक्चुअल में, हम उसका मास ही केवल मेजर कर रहे होते हैं। तो सर सवाल हम ये वेट कि वेट क्यों बोलते हैं फिर हर चीज के सवाल लिए? ये है इसका कि हम वेट वेट कहाँ मेजर कर रहे होते हैं? आपने कभी देखे होंगे स्प्रिंग बैलेंस? यस सर, फोर्स कैलकुलेट करता है। सर हमारा वो करता है यहाँ पर जो सर कबाड़ी वाला आता है ना, उसके पास होता है ये। हाँ, यस तो सर, ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपका वेट और मास दोनों कैलकुलेट कर सकता है। इसमें वेट के लिए अलग रीडिंग दी गई होती है और मास के लिए इसमें अलग रीडिंग दी गई होती है। और वेट को कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका क्या है? मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो, आप m को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ठीक वेट मिल जाएगा उस चीज का। तो यानी ये दोनों तरीके की रीडिंग आपको निकाल के दे देता है। कुल मिला के कहने की बात ये है। तो बात समझ में सर आई? मास और वेट में मतलब बहुत माइनर डिफरेंस होता होगा ना? भाई 10 न्यूटन का फर्क आ रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करना 10 गुना। अगर कोई चीज मेरी 60 न्यूटन की है, समझ रहे हो, तो वो कितने मास की होगी? इनटू 10 मान ले, 9.8 को नियर बाय मान ले 10, तो ये 10 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सर 6। 6 kg, 60 न्यूटन और 6 kg, जमीन आसमान का फर्क है यार। क्या बात कर रहे हो? पहले जो चीज सर 60 न्यूटन वेट की थी, वो अब 6 केजी मास की हो गया, उसका मास। 60 न्यूटन जो निकला वो वेट आपका निकला, वो 6 kg मास की वजह से निकला, क्योंकि मैंने बताया ना W इक्वल टू mg होता है हमारा, वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी के बराबर होता है हमारा। दैट्स व्हाई इट इज। क्लियर है मेरी बात? यस यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
Yes, sir. Sir, Sir, taken. taken. ठीक है जी, चलिए अभी और बात करेंगे अभी इसलिए। अब मुझे एक बात और बताइए कि हम जो बात कर रहे हैं दैट यूनिट अगर हमारी इतनी आ रही है, अब ये जो चीज होती है ये मेरी कैसी होती है, इसमें क्या किसी तरीके की कोई डायरेक्शन का इस्तेमाल है क्या? स्केलर क्वांटिटी। ऑफ कोर्स इसमें किसी तरीके की कोई डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड ओनली स्केलर। स्केलर। और जब वेट की बात करें तो ये तो हमारा नीचे की तरफ काम करता है ऑलवेज। डायरेक्शन है। सर वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी ये। Hence, वेक्टर। क्लियर है मेरी बात? यस sir. सर। Yes, sir. चलिए और क्या हो सकता है? मेजर्ड बाय The weight of a body is directly proportional to its mass. measured by physical balance, Yes, sir. measured by spring balance। ठीक है जी। अच्छा अब याद रखना मास जो होता है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये वेरी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? भाई मेरे अंदर जो मास है वो तो हमेशा वही रहेगा ना, चाहे मैं धरती पे हूँ, चाहे मैं चांद पे हूँ, चाहे मैं ब्रह्मांड में कहीं पे भी हूँ। पर सर वेट कर सकता है बिकॉज Yes, ग्रेविटी no, अलग sir, अलग weight होती है हर vary कर जगह। सकता है। वेट धरती से बाहर जाके क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कम हो जाएगा। Sir, कम होगा। हो जाएगा। क्योंकि सर अर्थ के बाहर तो ग्रेविटी होती ही नहीं है। सर ग्रेविटी ही नहीं होगी सर वहाँ पे। ऑलमोस्ट हो जाएगा। नील के बराबर। और आप अर्थ की बात कर रहे हो, अर्थ के अंदर ही आपको वेट बदलता हुआ दिखा दूंगा मैं। आप इक्वेटर पे चले जाओ अलग वेट होगा, पोल्स पे चले Yes, जाओ अलग sir. वेट होगा आपका। बात समझ में आ रही है? Yes. वेट कैन बी वेरिएबल, अगला होता है कैन नॉट बी, कैन नेवर बी जीरो। बट सर वेट जीरो हो सकता है अगर ग्रेविटी जीरो हुई तो। बिल्कुल, बट ये जो चीज है ये हमारी कैन बी जीरो। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। Yes, sir. Yes. स्प्रिंग बैलेंस मैं नाप सकता हूँ, या फिर आप इसे एक और चीज होती है जिसे कहते हैं वेइंग मशीन। यस Yes, वेइंग sir. मशीन। मेरे पास रखी हुई है। तो आपके डिजिटल बैलेंस होते हैं ना जी, जो डिजिटल वाले होते हैं ये भी एक तरीके से आपका वेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये मास और वेट दोनों के लिए बने होते हैं हालांकि, ठीक है, तो उनको हम सेट जरूर करते हैं। लिखा हुआ आता है अलग अलग एम और डब्ल्यू। हाँ तो उसको हम जब सेट कर देते हैं एम पे तो वो मास कैलकुलेट कर रहा होता है, जब डब्ल्यू पे सेट कर देते हैं तो वो वेट कैलकुलेट कर रहा होता है। क्लियर है मेरी बात? कई बार है ना ये गलत Yes, मास sir. दिखाती है हमारा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस सर। Wait for a minute. So taken. सर प्लीज वेट। 721 Sir, taken. टेकन सर सर। टेकन। ठीक है जी, डन। Yes, sir. सर। चलिए अब बताइए आगे बढ़े या रोक दें अभी काम को ही? सर अगर सर, नया आगे बढ़े कॉन्सेप्ट है तो रहने दो, अगर मतलब इससे रिलेटेड है sir. तो करा दो, इससे रिलेटेड तो करा दो। मून सर और नया अर्थ करेंगे तो टाइम निकलेगा। So weight of an object on moon. हाँ जी बताइए जी, जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स मून पर उतरे तो उन्हें एक समस्या आई, वो नॉर्मली वॉक नहीं कर पा रहे थे वहां पर। वो नॉर्मली चलने की कोशिश कर रहे थे तो वो ऐसे हॉप हॉप करते हुए चढ़ रहे थे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, ऐसा क्यों? Sir because वहाँ पे ग्रेविटी gravity कम नहीं थी। होती है।
सर ग्रेविटी नहीं। The vacuum. पुल ऑलमोस्ट नील हो जाता है, ग्रेविटेशनल पुल। सर वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्यों कम होता है, कारण बताओ ना। सर वो अर्थ से दूर है, बिकॉज अर्थ मतलब Yes. इतना ज्यादा रीच आउट नहीं कर सकती ग्रेविटी इतनी दूर तक। उससे दूर होने से क्या हो जाएगा भाई? मून, इसका क्या मतलब है? सर मून बिग बैंग थ्योरी का पार्ट नहीं है ना। ओहो हो, मून तो ब्रह्मा जी ने बनाया था ना अपने हाथों से, कर कमलों से, है ना? आप बताओ सर। मून क्यों बिग बैंग कैसा? मून हमारे जगह से कैसा थोड़ी है? सर वैसे मून कैसे बना था? हाँ सर, अर्थ का और मून भी ऐसे प्लेनेट। करने से टूट गया होगा। सर पर वो भी सन से टूटा था, तो फिर सर उसमें इतना क्यों नहीं पता है, आया बस एक ग्रेविटेशन ल्यूमिनस फोर्स? ऑब्जेक्ट से बना था। वो स्टोरी नहीं पता, बस इतना पढ़ा था कि एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट था, उससे बना था। साइड ऑफ द मून is 1/6 size of the earth. ये तो बहुत छोटा है। यस सर। ठीक है जी। Hence सर मास कम होता है ना उसका, तभी तो ग्रेविटी नहीं होती, इतनी ज्यादा एक्ट नहीं करती, बिकॉज उसका मास अर्थ से बहुत कम है। सर On the आ भी moon. रखा है सर बुक में। सर अर्थ से मून को भी क्यों नहीं 7.36 अट्रैक्ट कर into लेती? 10 will be power 1/6 of weight on earth. बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. मून का अरे जो भाई, weight हो आपकी जाए, मून voice का जो break weight हो होगा, रही है। वो weight on the moon will be 1/6 weight on the earth. Hence इसमें बीच में डाल दो बल्कि एक बार, that G in moon will be 1/6 of G in On earth, ऑन अर्थ। at earth. ठीक है जी। Hence वेट जो हो जाएगा वो भी 1/6 हो जाएगा। सो कोई बॉडी अगर यहाँ पे 60 न्यूटन की है तो वहां जाके कितनी हो जाएगी? 1/6 ऑफ 60, सर 6 10 न्यूटन। न्यूटन। हाँ 10। सर 10 कैसे? 60 न्यूटन ऑन अर्थ, सर ये क्या किया आपने? सर 6 न्यूटन की हो जाएगी वो। वो Yes, 10 sir. न्यूटन की हो जाएगी ऑन मून। अच्छा 6 10 जा 60 भाई। सर ने जीरो समझ आ रही है? जीरो काट दी। अर्थ Yes, में sir, है yes. तो 60 न्यूटन, और वहां जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। सर इस पूरे को काट दो ना 60 को। सर इसमें बस क्या? जीरो यस सर, जीरो आपने कटा हुआ है। 0 काटा है सर, समझ में नहीं आ रहा वो। यस सर, अब हुई ना बात। अब इतने ठीक है। होनहार बच्चे हैं कि 60 में से 6 को डिवाइड करने में समझने की दिक्कत जरूरत पड़ती है इनको। इतने ब्रिलियंट बालक है। सर लगता है आज कई बार एडिट करनी पड़ेगी। क्लियर है मेरी बात? यस सर। Sir, yes. बेसिक बातें समझ में आ गई कि जो 2 कैन वाला जो सिस्टम होता है ना, जो 2 पलड़े वाला जो तराजू है, एक पे ये रख दो एक पे ये रख दो, वो कभी भी आपको वेट मेजर करके नहीं देगा। केवल एक पलड़े वाला जो है वो आपको वेट मेजर करके देगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर, क्लियर। Yes, sir. चलिए, Okay. तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम बाकी बातें कल करेंगे। हाँ जी। आपने बताया नहीं मून कैसे बना। मून? हाँ सर, मून। धरती की जब बिग बैंग थ्योरी हुई, बिग बैंग थ्योरी, देखो इसके सही बिल्कुल 100% जवाब तो किसी के पास भी नहीं है। पर मून जो बना हमारा, वो कैसे बना बेसिकली, कि जब बिग बैंग थ्योरी में जो बड़े टुकड़े बने वो तो प्लैनेट बन गए, पर जो छोटे टुकड़े बने वो उस प्लैनेट के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गोल गोल घूमने लग गए, जिसकी वजह से वो उसके सैटेलाइट बन गए, ऐसा सर माना अगर जाता है। और ज्यादा पास होती घूमने की जगह तो ये अर्थ अट्रैक्ट कर लेती इसको, क्योंकि इसका तो मास भी कम है। और ज्यादा पास होता तो सर तो अर्थ इसको अट्रैक्ट कर लेती अपनी तरफ। बिल्कुल हो सकता है। ये और ज्यादा बड़ा होता तो शायद अर्थ पे और पास होता। ठीक है जी। और शायद और ज्यादा बड़ा होता तो ये सन के इन्फ्लुएंस में घूम रहा होता,
मून के इन्फ्लुएंस में तुम घूम ही ना रहो, अर्थ के इन्फ्लुएंस में घूम ही ना रहो तुम। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। ये हमारी स्टडीज का दावा है। अब स्टडीज हमारी 100% सही है या नहीं है, इस पे आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। बिकॉज हमें तो रहते हुए यहाँ पे अभी 2000 साल ही हुए हैं, हमने गिनती गिनना 2000 साल पहले शुरू किया है, ठीक है। बट सर, ब्रह्मा अर्थ जी की बताते फॉर्मेशन हैं। हुई 2000 साल पहले, ऐसा तो जरूरी नहीं है। वो तो करोड़ों अरबों खरबों साल पहले पोजीशन ले चुकी होगी अपनी। कई बार सर, यहाँ ब्रह्मा जी बताते हैं उन्होंने कई इंसान छोड़े थे एक साथ। डायनासोर्स के वो जो हमें मिलते हैं, फॉसिल्स जो मिलते हैं, तो ये फॉसिल्स क्यों मिल पा रहे हैं हमें? क्योंकि इससे पहले इनका रहा होगा, मतलब क्या पता पूरी दुनिया रही हो इस तरीके की। और बहुत सारी चीजें एक्स वाई जेड, तो इफ एंड बट क्वेश्चन तो आप जितने मर्जी निकाल लो। एलियन थ्योरी है आपकी अलग से। एलियन थ्योरी छोड़ो, हम धरती में ही अभी हम पूरी धरती को नहीं चेक कर पाए अच्छे से। हम अपने सर, सोलर सिस्टम की खोज में जा रहे हैं, पर हमने अभी अर्थ को भी अगर हम बात करें तो अभी तक हमने केवल लैंड एरिया को ही अच्छे से ऑब्जर्व किया है, लैंड और एयर। अभी सी जो है, सी एरिया जो है, वो अब भी हमारा बहुत भारी एक एरिया है जिसको अनटच फॉर्म में पड़ा है, जो हमसे अभी, जिसको हम अभी तक टच नहीं कर पाए, जिसको हम अभी छू नहीं पाए हैं। तो अभी तो बहुत सारे राज खुलने और बहुत सारी बाकी चीजें बाकी है। अभी तो शुरुआत हुई है इस एरा की। सर, हाँ जी सर वैसे तो हमको ये डायनासोर वगैरह इन अलग अलग चीजों के फॉसिल्स मिल जाते हैं, पर सर ये बताते हैं कि डायनासोर हमसे पहले वाले पीरियड में आए थे। तो सर ब्रह्मा जी तो ये बताते हैं कि उन्होंने सीधा इंसानों को ही भेजा था यूनिवर्स बनते ही। सही है, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी सर, के ऐसे सर ऐसे तो ये दोनों कॉम्प्लिकेटेड है। इट इज कॉम्प्लिकेटेड। कुछ तो कोई बात नहीं नहीं, है। अगर ये सोलर सिस्टम ही कॉम्प्लिकेटेड है, पता ही नहीं क्या कैसे बना। कॉम्प्लिकेशन की तरफ मत जाओ, मेक इट सिंपल। किसी ने एक बात कही है कि हमारे जीवन की 99% जो समस्याएं हैं वो केवल और केवल हमारे दिमाग में के फितूर की वजह से हैं। असली समस्याएं तो केवल 1% है जिनसे हमें सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है, तो ठीक वही वाली बात है कि अगर आप इन चीजों को पकड़ के बैठे रहो, सोचते रहो रात दिन की यार कैसे बनी होगी, कहीं खत्म ना हो जाए सब कुछ आज ही रात, तो आप सोचते रहो बैठ के, नहीं तो अपना कल की तैयारी करो। ठीक है जी, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, गुड इवनिंग सर। ओके सर, बाय एवरीवन, गुड Bye, sir. Bye, sir. Sir, can we take screenshot? Sir, एक screenshot लेना. यस सर, 1 मिनट। Wait for a अरे सर आपका दरवाजा। हाँ ले लिया सर मैंने तो। minute. Taken. सर, टेकन। चलिए कर दो एंड। Yes, हाँ जी sir. एंड कर दीजिए। सर 1 मिनट, 1 मिनट, पॉज ही नहीं की।